नमस्कार मित्रों, मैं काना राम सैनी मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अच संधि प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे थे और अच संधि प्रकरण में हमने अब तक यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और दीर्घ संधि, इन 7 संधियों का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हम प्रकृति भाव संधि का अध्ययन कर रहे थे और प्रकृति भाव संधि में अब तक हमने 4 सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। वो 4 सूत्र थे। सर्वत्र विभाषा गो, यह विधि सूत्र था, इसका हमने समझ लिया था। इसका अर्थ मैंने बताया था कि सभी जगह एंगंत गो के बाद ऋस्व अ हो तो प्रकृति भाव हो जाता है। उसके बाद परिभाषा सूत्र था अनेक काल सिद्ध सर्वस्य। ये परिभाषा सूत्र कहता है कि अनेक वर्णों वाला जो आदेश होता है वो समस्त आदेशी के स्थान पर होता है। उसके बाद में डिच, यह परिभाषा सूत्र पढ़ा था। यह परिभाषा सूत्र कहता है कि अनेक वल वाला जिसमें डित की इत संज्ञा हुई हो ऐसा आदेश अंत्य हल के स्थान पर होता है। उसके बाद में हमने जो विधि सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य, इसका भी अध्ययन कर लिया था। यह सूत्र कहता है कि स्फोटायन ऋषि के मत में एंगंत गो के बाद यदि ऋस्व अ हो तो स्फोटायन ऋषि के मत में उसका गो के ओ का अवंग आदेश हो जाता है। इस प्रकार से हमने अब तक इन प्रकृति भाव संधि में इन 4 सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में मित्रों जो अगला सूत्र है वह सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम में इंद्रिय च। जो आगे का जो सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम में वो है इंद्रिय च। ये विधि सूत्र है। विधि सूत्रम कौन सा है? इंद्रिय च। इंद्रिय च। यदि हम इस सूत्र का सामान्य अर्थ करते हैं तो और इंद्र में इस प्रकार से इतना सा अर्थ होता है, परंतु इस सूत्र का इतना सा अर्थ नहीं है। इस सूत्र में 2 सूत्रों की जो ऊपर पढ़े गए हैं उन दोनों सूत्रों की अनुवर्ती आएगी। एक सर्वत्र विभाषा गो हमने ऊपर पढ़ा है, इस सूत्र से गो की अनुवर्ती इस सूत्र में आएगी और अवंग स्फोटायनस्य, इस सूत्र से अवंग की अनुवर्ती इस सूत्र के अंतर्गत आएगी। फिर जाकर के इस सूत्र का अर्थ पूरा होगा। तो फिर इस सूत्र का अर्थ होगा कि एंगंत गो के बाद, फिर इस सूत्र का पूरा अर्थ इस प्रकार से होगा कि एंगंत गो के बाद यदि इंद्र शब्द हो, एंगंत गो के बाद यदि इंद्र शब्द हो तो उसको भी अवंग आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र में 2 सूत्रों की अनुवर्ती आई है। सर्वत्र विभाषा गो से गो की अनुवर्ती आई है और अवंग स्फोटायन से इस सूत्र से अवंग की अनुवर्ती आई है। फिर जाकर के इसका अर्थ हुआ कि एंगंत गो के बाद यदि इंद्र शब्द हो तो गो के ओ को अवंग आदेश हो जाता है। इस सूत्र की इंद्रिय च, इस सूत्र की यदि हम लघु सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति देखते हैं तो इस सूत्र की वृत्ति में लिखा हुआ है गौर अवंग सात इंद्रिय। गौर अवंग सात इंद्रिय। इस प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत इस सूत्र की इंद्रिय च, इस सूत्र की वृत्ति लिखी हुई है गौर अवंग सात इंद्रिय। ये जो वृत्ति है इसका अर्थ भी मैंने बताया जो ही है कि गो का अवंग आदेश हो जाता है इंद्र बाद में होने पर। इस प्रकार से इसका अर्थ है यहां पर जो गो शब्द आया है वो सर्वत्र विभाषा गो से आया है और अवंग जो शब्द आया है वो अवंग स्फोटायनस से आया है और इंद्रिय यहां इस सूत्र में लिखा हुआ है यह इंद्रिय।
तो यहां इस प्रकार से इसका अर्थ पूरा हो गया। अब इस सूत्र के अनुसार हम देखते हैं कि अवंग गो होना चाहिए पहले और उसके बाद में क्या होना चाहिए, इंद्र शब्द होना चाहिए। तो जो गो है उस गो के ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवंग आदेश हो जाएगा इंद्रे च सूत्र से। तो ये गो है और उसके बाद में क्या होगा, इंद्र, ये होना चाहिए स्थिति। ये स्थिति है गो प्लस इंद्र। ये एंगंत गो आ गया और इस एंगंत गो के बाद में इंद्र शब्द आ गया, तो इंद्रे च ये सूत्र लागू हो गया कि गो के बाद में इंद्र शब्द हो तो ओ के स्थान पर अवंग आदेश हो जाएगा। तो मैं पहले इसको समझाने के लिए आपको इस गो को थोड़ा विस्तृत रूप लिख देता हूं। तो इसमें गो में क्या है, ग है और उसके बाद में ओ है और इधर इंद्र है, ये स्थिति है। अब ग का ओ है, उस ओ के स्थान पर क्या अवंग आदेश करना है, यानी अव आदेश करना है। अवंग का अव ही शेष रह जाता है, तो हम सीधा अव आदेश करेंगे। इधर ग बचा, ओ के स्थान पर हमने अव आदेश कर दिया और बाद में क्या है, इंद्र है। यह स्थिति हो गई। अब हम यहां देखेंगे तो जो अव के व के अंतर्गत अ है और इधर क्या है, ई है। यहां पर प्लस से पूर्व अ मिल रहा है और प्लस के बाद में ई मिल रहा है। तो हमने पूर्व में एक संधि का अध्ययन किया था, वो संधि थी आद गुण। आद गुण सूत्र लागू हो जाएगा। यहां कौन सा सूत्र लागू हो जाएगा, आद गुण। इस सूत्र की मैंने जब गुण संधि पढ़ाई थी तब मैंने अच्छी तरह से समझाया है। यदि आपने गुण संधि का वीडियो नहीं देखा है आद गुण, तो वहां पर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को अवश्य देख ले। तो आद गुण जो सूत्र है, यह सूत्र कहता है कि यदि अ या आ के बाद, यह सूत्र क्या कहता है, यदि अ या आ के बाद ई या ई हो, तो कोई सा भी ई हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यह सूत्र कहता है कि यदि अ या ई के बाद, अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, या फिर अ या आ के बाद उ या उ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, और अ या आ के बाद में यदि री हो तो दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा, और अ या आ के बाद में ली हो तो दोनों के स्थान पर अल आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से ये सूत्र कहता है आद गुण। तो यह आपके समझ में आ गया होगा कि यह अ या आ प्लस से पूर्व में होना चाहिए और प्लस के बाद में ई या ई कोई सा भी हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए। गुण संधि होकर के इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ए। अब मैं इधर लिखूंगा कि ग आधा है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में अ है, उसके बाद में आधा वह है। क्योंकि हमने जो वह था पूरा उससे अ बाहर निकाल लिया था और इधर से ई निकाल लिया और दोनों के स्थान पर एकादेश कर दिया ए। आगे बचा न आधा और द्र, ये स्थिति हमारे पास बच गई। अब यदि हम यहां पर मिलाएंगे तो हमारा रूप बनेगा ग पूरा हो जाएगा, ग में अ मिलकर के ग पूरा हो जाएगा, वह में ए मिलकर के वे हो जाएगा, वह पे एक की मात्रा आ जाएगी, न आधा और द्र। जो हमारा रूप बनेगा वो बनेगा गवेंद्र। गवेंद्र का अर्थ होता है बड़ा बेल, बड़ा बेल या श्रेष्ठ। गवाम गोसु व इंद्र यानी श्रेष्ठ है।
तो गायों में जो श्रेष्ठ है तो यह बड़े बैल के लिए, श्रेष्ठ के लिए काम में लिया जाता है गवेंद्र शब्द। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो गवेंद्र में यदि आपको पूछा जाए कि किस सूत्र से संधि हुई है तो इंद्रच इस सूत्र से संधि हुई है। और यहां पर इंद्रच इस सूत्र के द्वारा अवंग आदेश हुआ है। मित्रों, आपको ध्यान यह रखना है कि यहां कुछ लोग गुण कर देते हैं, गुण नहीं है, यहां पर अवंग आदेश हुआ है इंद्रच सूत्र से। और कुछ लोग यहां पर अयादि संधि भी समझने लग जाते हैं, तो वो भी ध्यान दे कि यहां पर अयादि संधि नहीं है, इंद्रच सूत्र से अवंग आदेश हुआ है और फिर बना है गवेंद्र। आगे का हम अब ये आपके समझ में आया गया होगा। इसके बाद में जो आगे का जो सूत्र है उसको समझते हैं। आगे और विधि सूत्र है विधि सूत्रम इंद्रिय च। इस सूत्र के बाद में जो आगे जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र दिया हुआ है वो है दूरात धुते च। वो सूत्र है दूरात धुते च। सबसे पहले मैं इस सूत्र का संधि विच्छेद करूंगा तो होगा दूरात हुते च। इस सूत्र का अर्थ होता है कि दूरात यानी दूर से, दूरात यानी दूर से, हुते, हुते यानी आहुते, संबोधने, दूर से संबोधन करने पर या बुलाने पर, हुते का अर्थ होता है बुलाने पर या संबोधने यानी संबोधन करने पर, जो वाक्य है वाक्य के अंतिम टी को, वाक्य के टी को प्लुत हो जाता है। इस सूत्र का अर्थ है कि दूर से बुलाने पर या संबोधन करने पर वाक्य के टी को प्लुत हो जाता है। इस सूत्र का मात्र इतना सा अर्थ है। इस सूत्र का अर्थ में लिख देता हूं कि इस सूत्र का अर्थ है दूर से संबोधन करने पर वाक्य के टी को प्लुत हो जाता है, प्लुत होता है विकल्प से। इस सूत्र का अर्थ है कि दूरात यानी दूर से, हुते, हुते यानी संबोधन करने पर या बुलाने पर जो वाक्य है वाक्य के जो टी है उसको प्लुत हो जाता है विकल्प से। मित्रों, ये जो सूत्र है ये प्लुत विकल्प से करेगा, यानी एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा। तो हमें इस सूत्र में यहां पर जो दो चीज दी हुई है, सबसे पहली चीज है वाक्य। वाक्य क्या होता है? यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि वाक्य क्या होता है तो आपका जवाब क्या होगा? मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि वाक्य की परिभाषा दी हुई है एक तिंग वाक्यम। वाक्य की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से दी जाती है कि एक तिंग वाक्यम। इसका अर्थ है कि जिसमें कम से कम एक तिंग का प्रयोग किया जाए। तिंग का अर्थ क्रिया होता है, यानी ऐसा पद समूह जिसमें
कम से कम एक क्रिया का प्रयोग किया जाए वो वाक्य कहलाता है। वैसे तर्क भाषा में वाक्य की एक परिभाषा और अन्य भी है, पद समूह वाक्य, ये तर्क संग्रह में कहा गया है। और फिर इसका भी आगे और कहा गया है कि योग्यता आकांक्षा सन्निधि शाद वाक्यम, यानी वाक्य ऐसा पद समूह जिसमें योग्यता हो, आकांक्षा हो, सन्निधि हो, तो वो वाक्य कहलाता है। तो कभी हम तर्क संग्रह और तर्क भाषा का अध्ययन करेंगे तब हम इसको विशिष्ट समझेंगे, लेकिन यहां पर आप इतना सा समझे कि ऐसा पद समूह जिसमें एक क्रिया का कम से कम प्रयोग किया गया हो वो वाक्य कहलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो शब्द आया है समझने का, वो टी। टी क्या होता है? मैंने पूर्व में समझाया है कि टी क्या होता है, अचो अंत्यादि टी। टी की जो ये संज्ञा सूत्र है, टी संज्ञा जो सूत्र है वो है अचो अंत्यादि टी। तो ये टी किसको कहते हैं? अचो अंत्यादि टी से हम समझ सकते हैं कि टी किसको कहते हैं। पहले भी मैंने टी को समझाया है, तो आप वहां जाकर के देख ले। यहां मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि अचो के मध्य जो अंतिम अच है, अचो के मध्य जो अंतिम अच है और वह अच जिन वर्णों से पूर्व में है उन सबकी टी संज्ञा होती है। तो मैं आपको एक वाक्य लूंगा और उसको समझाऊंगा। तो एक वाक्य लिया मैंने, आगच्छ कृष्ण। एक वाक्य लिया मैंने, आगच्छ कृष्ण। आगच्छ कृष्ण। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें एक तिंग का प्रयोग किया गया है क्या, यानी एक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो ये वाक्य है। तो यहां पर एक क्रिया का प्रयोग किया गया है, आगच्छ, ये एक क्रिया है, तो ये वाक्य कहलाया। अब इस वाक्य के दूराद दूते, यानी दूर से बुलाने पर, दूर से संबोधन करने पर, तो क्या है, ये कृष्ण अपने नजदीक नहीं है और थोड़ा दूर है, तो हम उसको धीरे से आवाज में नहीं बुला सकते, हम उसको थोड़ा तेज आवाज में पुकारेंगे उसको कि आगच्छ कृष्ण। यानी जो न है, न के अंतर्गत जो अ है, यह न है, न के अंतर्गत जो अ है, इसको प्लुत हो जाएगा। तो यहां पर जो टी है वो टी क्या है, अ। अचो के मध्य जो अंतिम अच है, अब इस वाक्य के अंतर्गत जितने भी अच है तो उस वह अंतिम अच क्या है, अ। यह आदिर यस्य, यानी जो जिसके आदि में है, यानी ये किसी के भी आदि में नहीं है, इसीलिए यहां पर अ ही टी होगा। तो ये अ को क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। इस टी को क्या हो गया, प्लुत हो गया। यानी यह ऐसा न लिख करके इसको ऐसा लिखेंगे। अब ये कब होगा, जब प्लुत होगा। प्लुत के पक्ष में क्या होगा, आगच्छ कृष्ण, ऐसा हो जाएगा। आगच्छ कृष्ण यानी प्लुत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्लुत के प्लुत पक्ष, प्लुत के पक्ष में क्या बना, आगच्छ कृष्ण। अब मैंने आपको बताया था कि दूराद दूते जो सूत्र है वो विकल्प से काम करता है, यानी एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा, यानी एक बार ये लगेगा तो प्लुत हो जाएगा, एक बार नहीं लगेगा तो प्लुत नहीं होगा। प्लुत के अभाव में जो हमारा जो वाक्य बनेगा वो ऐसा बनेगा, हमारा जो वाक्य बनेगा वो ऐसा बनेगा, आगच्छ कृष्ण, ऐसे ही वाक्य रह जाएगा, यानी प्लुत नहीं होगा। अब ये प्लुत करने का जो हमें फल है मिलेगा वो अब आगे के सूत्र में बताएंगे। ये क्या है, प्लुत अभावे। प्लुत के अभाव में आगच्छ कृष्ण ऐसा बनेगा, और जो प्लुत के पक्ष में क्या होगा, आगच्छ कृष्ण। यहां पर जो दूराद दूते इस सूत्र से प्लुत हो गया है, अंतिम टी को यानी अ को प्लुत हो गया है, और ये विकल्प से लगता है, इसीलिए जब ये नहीं लगेगा दूराद दूते तब ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, यानी प्लुत नहीं होगा। अब आगे का हम सूत्र पढ़ते हैं, उसमें आपके समझ में आ जाएगा कि यह इसका फल क्या होता है, प्लुत करने का क्या फल हुआ। तो मैं इसको मिटा देता हूं।
दूराधूते, इस सूत्र के बाद में जो आगे विधि सूत्र कहा गया है वो विधि सूत्र है प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। यह सूत्र कहता है कि प्लुत और प्रक्रिय, प्लुत और प्रक्रिय के बाद में अच होने पर, प्लुत और प्रक्रिय के बाद में अच होने पर प्रकृति भाव होता है। यह सूत्र कहता है कि प्लुत और प्रक्रिय के बाद में अच होने पर प्रकृति भाव होता है। यदि हम लघु सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र की वृत्ति देखते हैं तो इसकी वृत्ति लिखी हुई है एते अचि प्रक्रिया स्यु, एते अचि प्रक्रिया स्यु। लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी वृत्ति लिखी हुई है एते एतेचि प्रक्रिया स्यु। एते अचि प्रकृत्या स्यु है, सॉरी, एते अचि प्रकृत्या स्यु। अब एते, एते यानी प्लुत और प्रक्रियों को, एते, एते का अर्थ हुआ प्लुत और प्रक्रिय, इन दोनों को अचि, बाद में अच होने पर, प्लुत और प्रक्रिय के बाद अच होने पर प्रकृति भाव होता है, यानी कोई चेंज नहीं होता है, ऐसे का ऐसे ही शब्द रह जाते हैं। तो अब हम इसके उदाहरण लेंगे कि जो प्लुत हुआ, यहां दूराधूते से जो प्लुत किया है उसका क्या फल मिला है, यहां हमारे समझ में आएगा। हमने लिया था उदाहरण आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण, ये प्लुत कर दिया, दूराधूते से प्लुत हो गया। अत्र गोश्चरति। अब यहां समझने की बात है दोस्तों, जो आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति, यहां पर हम देखेंगे कि यहां ए आ रहा है, प्लुत है, और इधर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यहां पर अकय सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाना चाहिए था, लेकिन प्लुत होने के कारण यहां पर कृष्ण में जो ए है, अंतिम ए, न के अंतर्गत जो ए है वह प्लुत है। यह प्लुत होने के कारण यहां पर संधि का विधान नहीं होगा, यानी अकय सवर्ण दीर्घ सूत्र लागू नहीं होगा, और प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से यहां पर प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि यह विकल्प से होता है। यदि यह जब यह तो क्या हुआ, प्लुत के पक्ष में हो गया, प्लुत पक्षे, ये जो बना ये प्लुत पक्षे, प्लुत के पक्ष में बना है, और प्लुत के अभाव में क्या बनेगा, प्लुत अभावे। मैंने बताया आपको कि दूराधूते जो सूत्र है, यह सूत्र विकल्प से कार्य करता है, यानी एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा। अब एक बार कर दिया इसने कार्य, तो यानी प्लुत कर दिया तो प्रकृति भाव हो जाएगी, यानी कोई संधि लागू नहीं होगी, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी, यानी ऐसे के ऐसे ही वाक्य रह जाएंगे, ऐसे के ऐसे ही शब्द रह जाएंगे, ऐसे के ऐसे ही वर्ण रह जाएंगे। वर्णों का मेल संधि होती है, तो ये वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे के ऐसे ही रह गए। अब जब प्लुत का अभाव होगा, यानी कार्य नहीं करेगा,
दूरादूते, तब क्या होगा, यानी अकय सवर्णीय दीर्घ सूत्र लागू हो जाएगा और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इतना सा बात है। यानी जो वाक्य बनेगा वो हमारा ऐसे बनेगा, आगच्छ कृष्ण। अब यहां पर प्लुत नहीं है, यहां पर प्लुत नहीं है, इसीलिए ये ए है, न के अंतर्गत ए है और ये ए। इसको आप ऐसे समझो कि ये प्लुत नहीं है, तो ये ए और ए मिलकर के अकय सवर्णीय दीर्घ से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो इनका सवर्णी ए का सवर्णी दीर्घ क्या होता है, आ होता है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहां पर जो रूप बनेगा वो ऐसे बनेगा, आगच्छ कृष्णात्र गोश्चरति। मैं आपको इसको और ढंग से यहां पर ऊपर समझा देता हूं लिख करके। यानी जो कृष्ण और अत्र ये स्थिति है हमारे पास में, आप इसको यहां पर समझ लो। कृष्ण और अत्र ये स्थिति है, क्योंकि यहां पर प्लुत नहीं हुआ इसलिए अकय सवर्णीय दीर्घ सूत्र लागू हो जाएगा, क्योंकि न के अंतर्गत ए है और बाद में क्या हो रहा है, अत्र का ए। अब अकय सवर्णीय दीर्घ से क्या हो जाएगा, ए और ए मिलकर के दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, आ। अब कृष्ण न आधा है यहां पर, क्योंकि हमने ए बाहर निकाल लिया था, यहां से उधर से अत्र में से ए बाहर निकाल लिया था, दोनों के स्थान पे क्या कर दिया हमने, आ। अब इधर क्या बचा है, त्रय। ये स्थिति है हमारे पास में। अब हम मिलाएंगे कृष्णा, न में आ मिल जाएगा तो ना हो जाएगा और त्रय कृष्णात्र बन जाएगा। ये रूप बन जाएगा प्लुत के अभाव में। यानी जो संधि कार्य हुआ है वो आप ये समझे कि यहां हुआ है प्लुत के अभाव में। और जब प्लुत पक्ष में क्या होगा, संधि कार्य नहीं होगा और प्रकृति भाव हो जाएगा, यानी ऐसे के ऐसे ही जो वर्ण है ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, संधि नहीं होगी। तो जो दूराद्यूते जो सूत्र है ये कहता है कि दूर से बुलाने पर, दूर से संबोधन करने पर जो वाक्य होता है, वाक्य के टी को प्लुत हो जाता है। तो वाक्य का टी हमने समझ लिया, टी क्या होता है, अचो अंत्यादि टी होता है। यानी अचो में जो अंतिम अच है और जो जिन वर्णों के आदि में है, तो यहां पर अंतिम अच ए ही था, ये इसके बाद में कोई वर्ण नहीं थे, इसलिए ए टी हुआ, तो ए को क्या हो गया, प्लुत हो गया। प्लुत होने के कारण आगे जो अच आया, अच आ रहा है, तो अच के आने पर भी अब ए के बाद में ए आ गया तो भी यहां पर क्या होगा, संधि कार्य नहीं होगा और ऐसे के ऐसे ही वर्ण हो जाएंगे, रह जाएंगे। तो इसको प्रकृति भाव कह देंगे। परंतु मैंने बताया आपको दूराद्यूते सूत्र क्या है, विकल्प से कार्य करता है। तो विकल्प से कार्य करने के कारण एक बार कार्य करेगा, एक बार नहीं करेगा। तो जब कार्य नहीं करेगा तब क्या होगा कि ए और ए मिलकर के अकय सवर्णीय दीर्घ से आ हो जाएगा और जो हमारे रूप बनेगा कृष्ण प्लस अत्र मिलकर के कृष्णात्र बन जाएगा और यहां अकय सवर्णीय दीर्घ संधि लागू हो जाएगी। तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि जो प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम जो सूत्र है वो क्या कार्य करता है, एक जगह क्या करता है, प्रकृति भाव कर देता है। ये प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, एक चीज आप अवश्य समझ ले, यहां पर जो नित्यम जो शब्द है इसका अर्थ नित्य नहीं है, यानी हमेशा के लिए प्रकृति भाव नहीं करता। इसका अर्थ प्रकृति भाव ही है, प्रकृति, इसका अर्थ प्रकृति है। आप नित्य नहीं समझे इसका अर्थ। यहां पर जो नित्यम जो शब्द है वो प्रकृति के अर्थ में ही आया है। तो यहां पर प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, यानी प्लुत और प्रगृह्य के बाद में अच होने पर प्रकृति भाव होता है, ऐसा अर्थ है। नित्य प्रकृति भाव होता है ऐसा अर्थ आप नहीं लें, क्योंकि यहां विकल्प से दीर्घ संधि भी लागू हो जाती है। मैं आपको एक और उदाहरण द्वारा यह समझाना चाहूंगा कि जो ये सूत्र है इसी को मैं एक बार और समझाऊंगा एक वाक्य के द्वारा। वो कार्यम कुरु राम ऐसे आगत है, ये हमारे पास में वाक्य है, कार्यम कुरु राम ऐसे आगत है।
कार्यम कुरु राम एषः आगतः। ये वाक्य है हमारे पास में। अब देखो एक बार तो क्या होगा, दूरा दूते यानी दूर से बुलाया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा वाक्य के टी को। तो ये वाक्य है कार्यम कुरु राम। ये एक वाक्य है, क्योंकि मैंने वाक्य का लक्षण बताया एक तिंग वाक्यम, यानी ऐसा पद समूह जिसमें एक तिंग का, कम से कम एक क्रिया का प्रयोग किया गया हो, वो वाक्य कहलाता है। तो ये वाक्य है कार्यम कुरु राम, एक वाक्य हुआ क्योंकि इसमें एक तिंग कुरु का प्रयोग किया गया है, तो ये वाक्य हुआ। तो इस वाक्य के टी को, यहां पर टी क्या है, ए, अचो अंत्यादि टी, यानी अंतिम जो अच है वो क्या है, ए, और ये किन वर्णों के आदि में, यानी इसके बाद में कोई वर्ण नहीं है, तो ए ही क्या हुआ, यहां पर टी हुआ। तो इस टी को क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा, यानी ए को प्लुत हो जाएगा, तो यानी इसको ऐसे लिख देंगे। तो अब ये प्लुत के पक्ष में क्या होगा, यहां पर संधि कार्य नहीं होगा। यहां क्या हो रहा था, ए और ए, यहां पर दूसरी संधि लागू हो रही है, कोई सी भी संधि लागू नहीं होगी, यानी यहां संधि कार्य होगा ही नहीं, यहां प्रकृति भाव रह जाएगा। अब ये तो क्या हुआ, प्लुत के पक्ष में हुआ। प्लुत के अभाव में क्या होगा, वो चीज समझते हम। हमारे पास में ये है कार्यम कुरु राम, और आगे क्या है, ऐसे आगतः। देखो हमारे पास में ये है। अब यहां पर क्या हुआ, प्लुत के अभाव में, प्लुत नहीं होगा तब क्या होगा, यहां पर देखो ए है राम के अंतर्गत, और इधर क्या है, ए। तो यहां पर जो वृद्धि संधि है वो लागू हो जाएगी। यहां पर वृद्धि संधि लागू होकर के ए और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और जो रूप बनेगा हमारा, रा मैं आधा है, और आगे क्या हुआ, स, क्योंकि यहां मैं, जो राम का जो मैं है, मैं के अंतर्गत जो अ था उसको बाहर निकाल लिया, और उधर ऐसे का ए हमने बाहर निकाल लिया, दोनों के स्थान पर हमने वर्धिर एकादेश कर दिया आई। तो मैं आधा बच गया और उधर स बचा। तो अब हम यहां पर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, रामेश, ये बन जाएगा। यानी जो हमारा पूरा वाक्य होगा वो इस प्रकार से होगा, कार्यम कुरु रामेश आगतः। यानी प्लुत के अभाव में, कहने का अर्थ इतना सा है कि प्लुत के अभाव में कार्य हो जाएगा, यानी संधि कार्य हो जाएगा, यानी अच आगे होने पर संधि हो जाएगी। तो यहां पर अच आगे था, ए था, तो यहां पर ए और ए मिलकर के ए वर्धी संधि हो गई। यहां पर अच क्या था, ए के बाद में ए था, तो अक सवर्ण दीर्घ हो करके यहां दीर्घ संधि हो गई। ये दोनों कार्य क्या है, प्लुत के अभाव में होंगे, और प्लुत होने पर प्रकृति भाव हो जाएगा, यानी कोई भी संधि नहीं होगी। इस प्रकार से दोस्तों आपके ये दोनों तीनों सूत्र है वे आपके निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।